स्वागत है आपका। गंगा प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दोपहर बाद अयोध्या दौरे पर जाएंगे। इस दौरान सीएम योगी 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर निर्माण के लिए हो रहे भूमि पूजन की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। खबर है कि सीएम अयोध्या में साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें कि 5 अगस्त को अयोध्या राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होने वाला है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे। पीएम के साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के भी रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसे में व्यवस्थाएं कहां तक पहुंची, इंतजामों में कोई कोर कसर न रह जाए, ये सब कुछ इसका जायजा लेने के लिए खुद सीएम कल पहुंचने वाले हैं अयोध्या। दोपहर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे। और इस वक्त आपको सीधे अयोध्या लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव, कल दोपहर बाद पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, तैयारियों की बारीकियां परखेंगे और क्या कार्यक्रम उनके कल रखे गए हैं? देखिए, तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आएंगे। और जब खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं 5 अगस्त को और मंदिर का भूमि पूजन करने के लिए, तो मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि कहीं पर कोई कोर कसर ना रहने पाए। और इसीलिए कल वो आ रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या अभी तक व्यवस्थाएं हुई हैं, क्या इंतज़ाम अब तक हुआ है। सबसे पहले वो जो जन्मभूमि परिसर है वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि सारा कार्यक्रम वहीं पर 5 अगस्त को होना है। और उसके बाद जो हम कहें तो महंत नृत्य गोपाल दास हैं, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। आशा कोविड-19 की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये सारा कार्यक्रम होना है। और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि कुल 200 लोग जो हैं वो उस दिन वहाँ पर यानी जन्मभूमि परिसर में मौजूद रहेंगे, कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 268 लोगों की अब तक लिस्ट बनी थी, लेकिन अब ये है कि 200 लोग ही पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो हो सकता है कि उस लिस्ट पर भी एक बार चर्चा हो, और ख़ास तौर से जिस तरीके से यहाँ पर क्या सुरक्षा के इंतज़ाम रहेंगे, इस पर भी वो अधिकारियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन तकरीबन वो शाम तक रहेंगे, यानी 4 से 5 घंटे का उनका ये पूरा विजिट होगा। और एक तरीके से आवश्यक निर्देश देकर जाएंगे कि इस पूरे कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। तकरीबन 300 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी। अनुभव, इस पर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी आई है कि प्रधानमंत्री मोदी तो पहुंचेंगे ही, और कौन कौन से वरिष्ठ नेता और संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी यहाँ आने वाले हैं? देखिए, प्रधानमंत्री रहेंगे, कहा जा रहा है कि होम मिनिस्टर भी रहेंगे, डिफेंस मिनिस्टर भी रह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही रहेंगे, गवर्नर भी रहेंगी, कुछ जो मंत्री हैं वो भी रह सकते हैं। और अगर हम बात करें तो जिन लोगों की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका रही, लाल कृष्ण आडवाणी रहे, मुरली मनोहर जोशी रहे, वो लोग जो आंदोलन से जुड़े रहे, जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, उन लोगों को भी इन्विटेशन दिया गया है। कई जगहों के जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको भी कहा गया है। उद्धव ठाकरे जो है वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वीआईपी हैं, जो 5 अगस्त को यहाँ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, और इन सब बड़े नामों पर चर्चा चल रही है अनुभव, लेकिन आपके पीछे से जो हम आरती की आवाज सुन रहे हैं, हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं ये बुलेटिन, वो भी सरयू तट पर हो रही इस आरती के दर्शन करें। जरा दिखाइए इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सीधे तस्वीर दिखाएंगे आस्था। और ये सरयू की आरती हो रही है, सरयू माँ की। और यहाँ पर हर दिन इसी तरह से शाम 7 बजते ही ये आरती जो है वो शुरू हो जाती है। और देखिए, यहाँ पर जो श्रद्धालु भी हैं वो भी मौजूद हैं। हालांकि इस वक्त बहुत कम लोगों को अलाउ किया जा रहा है यहाँ आने के लिए, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धा है, लोगों की भक्ति है, और इसलिए लोग आते हैं। और यहाँ आप देखिए क्या दृश्य है, क्या भव्य दृश्य है, क्या सुंदर दृश्य है इस सरयू आरती का। और सरयू में लगातार, और मुझे लगता है अनुभव कि जिस दिन ये भूमि पूजन हो जाएगा और उस शाम को जो आरती होगी, इसकी भव्यता भी कुछ और ही अलग देखने को हमें मिलेगी। एबीपी गंगा वो तस्वीरें भी लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। अयोध्या की हर अपडेट हम आगे आपसे लेते रहेंगे अनुभव। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीबीआई की विशेष अदालत में आडवाणी के बयान दर्ज हो गए हैं। लखनऊ की विशेष कोर्ट में आडवाणी की गवाही पूरी हो गई है। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक ये बयान दर्ज किए गए। सीबीआई ने तैयार की थी 1147 सवालों की लिस्ट। लालकृष्ण आडवाणी से 158 सवाल इस दौरान पूछे गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह गवाही हुई।
सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लालकृष्ण आडवाणी से कुल मिलाकर 158 सवाल पूछे गए। तो लालकृष्ण आडवाणी बाबरी केस में आज सीबीआई कोर्ट में वो पेश हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी आज गवाही हुई है, बयान दर्ज किए गए हैं। एक और अहम खबर मुरादाबाद से आ रही है। कोर्ट में सरेंडर करने आए आजम खान गिरते गिरते बचे हैं। चलते हुए सीढ़ियों पर लड़खड़ा गए आजम खान, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गिरने से बाल बाल बचे हैं और सीतापुर जेल उनको भेजा गया है। कोर्ट में सरेंडर करने जब वो पहुंचे तो सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लेकिन इस दौरान उनका बैलेंस बिगड़ा और वो सीढ़ियों पर गिरते गिरते बचे। बाल बाल बचे आजम खान, गिरने से संभल गए और उसके बाद वो कोर्ट में गए। आज सरेंडर के बाद उनको सीतापुर जेल भेजा गया। उधर समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से सांसद आजम खान और उनके बेटे को कड़ी सुरक्षा के बीच सीतापुर जेल से मुरादाबाद स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में उनके समर्थकों ने आजम के समर्थन में नारेबाजी की है। अपनी लड़ाई हरे मेरे से नहीं है भाई। ये वक्त की बात है। एक वक्त वो भी था जब जनाब के आगे पीछे लाल बत्ती वाली वीआईपी गाड़ियों का काफिला चलता था। पुलिस की गाड़ियां एस्कॉर्ट करती थी और क्यों नहीं, आखिर जनाब तब कभी मुलायम सरकार तो कभी अखिलेश सरकार में हैवीवेट कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि जनाब का नया ठिकाना जेल हो गया और जलसों जनसभाओं की जगह अब अदालतों में जजों के सवाल जवाब ने ले ली है। जनाब जेल से निकलते हैं तो पुलिस की गाड़ी में बैठना पड़ता है। हालांकि अब भी उनकी गाड़ी के आगे पीछे गाड़ियां चलती हैं, लेकिन उसमें कैदी वाली गाड़ी भी शामिल रहती है। जी हां, जनाब आजम खान हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री। इन दिनों सीतापुर जेल में बंद हैं। मुरादाबाद में दर्ज 2008 के एक मुकदमे के सिलसिले में बेटे सहित यहां इनकी कोर्ट में पेशी हुई। इन पर और इनके बेटे पर रोड जाम करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में यहां मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन आजम खान ठहरे राजनेता, जेल में बंद हैं तो क्या हुआ, जरा सा जलवा ही तो कम हुआ है। समर्थकों के बीच तो अभी भी रामपुर के नवाब जैसी ही छवि है। मुरादाबाद कोर्ट परिसर में आजम खान के पहुंचते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता भी जाहिर की। समाजवादी पार्टी पूरी उनके कंधे से कंधा लगा के उनके साथ खड़ी है। बड़े नेता भी उनके साथ खड़े हैं। लोग अफवाहें फैलाने के लिए या पार्टी को कमज़ोर करने के लिए ये विरोधियों की एक चाल हो सकती है। कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, तभी तो आजम खान जैसे नेता को आज गाड़ी से उतरने के बाद समर्थकों को दूर से ही हाथ हिलाकर अभिवादन करना पड़ रहा है और समर्थक चाह कर भी अपने नेता के पास नहीं बल्कि दूर से ही दर्शन करने के लिए मजबूर है। मुरादाबाद से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। गाजियाबाद के कुछ गांवों के किसान गुस्से में हैं, जिससे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चल रहा निर्माण का काम बाधित हो सकता है। आखिर क्या है इन किसानों की मांग, आपको दिखाते हैं। ये किसानों का आक्रोश है। कोरोना महामारी के बावजूद गाजियाबाद में किसानों की महापंचायत लगी। भोजपुर इलाके के अंडरपास के नीचे लगी इस महापंचायत में 26 गांव के किसान एक जगह जमा हुए। सरकार से उनकी मांग है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए जो जमीनें अधिग्रहित की गई उसका किसानों को एक समान मुआवजा मिलना चाहिए। मुद्दा एक है जी हमारा, एक गांव में 3 रेट हैं। किसी को मिल रहा 60 का, किसी को मिल रहा 35 का, 27 का। जमीन मेरा भी खूड है, इसका भी खेत बराबर है, सबको बराबर मुआवजा दे दिया जाए। दरअसल किसान इस बात को लेकर गुस्से में हैं कि एक ही जमीन के लिए अलग अलग रेट तय करना न्याय संगत नहीं है। किसानों के मुताबिक कहीं किसानों को 8500 रुपये
प्रति वर्ग मीटर का भुगतान किया गया। कहीं 4500 रुपये, कहीं 3700 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजे का भुगतान किया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए यह भी कहा जा रहा है कि एक परियोजना के लिए एक समान मुआवजे के भुगतान का प्रावधान है। एक गांव में 3 रेट कर दे, 6100 का, 3500 का, 2700 का, जिससे एक ही जमीन है सब, तो हम एक साथ मुआवजा लेना चाह रहे हैं। महापंचायत में हजारों की संख्या में किसानों के पहुंचने के मद्देनजर जिला प्रशासन ने बड़ी संख्या में पीएसी और आरएएफ के जवानों की तैनाती भी की। इस वक्त हम दिल्ली और मेरठ उसी एक्सप्रेसवे पे मौजूद हैं जिसको लेकर के आज किसान आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे है जिसके लिए किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की थी सरकार ने और उन्हें मुआवजा वितरण किया। लेकिन किसानों का आरोप है कि उनके मुआवजे को लेकर के भेदभाव किया जा रहा है। किसी को 8500 का रेट दिया जा रहा है तो किसी को 3500 का रेट दिया जा रहा है, जबकि उनका साफ तौर से कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर एक प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन एक्वायर यानी अधिग्रहण की जा रही है तो सभी किसानों को मुआवजा सामान्य दिया जाए। यानी अगर 8500 के रेट से मुआवजा दिया जा रहा है तो सभी किसानों को 8500 के रेट से ही मुआवजा दिया जाए। बहरहाल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के चौथे चरण में डासना से मेरठ तक का निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन किसानों के विरोध के कारण एक्सप्रेसवे का काम बाधित हो सकता है। वैसे भी एक्सप्रेसवे को लेकर कभी लॉकडाउन, कभी बारिश तो कभी विरोध प्रदर्शनों के कारण इसके पूरा होने की डेडलाइन बदलती रही। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि सरकार इस रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को उचित तरीके से हटाए, जिससे एक्सप्रेसवे का काम रफ्तार पकड़ सके। गाजियाबाद से बलराम पांडे की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उससे जुड़े तमाम मामलों की जांच अब तेज हो गई है। एसआईटी ने विकास दुबे से जुड़ी संपत्ति की जांच को लेकर प्रदेश के सभी प्राधिकरणों से अब जानकारी मांगी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जांच आयोग का गठन कर दिया है। अनूप अवस्थी नाम के एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके जांच आयोग, जिसके एक सदस्य और पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता के नाम पर आपत्ति जता दी है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे भले ही पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका हो, लेकिन उससे जुड़े मामले अब भी जिंदा हैं। किन किन रसूखदार लोगों से उसके संबंध रहे, उसकी संपत्ति का स्रोत क्या था, इससे जुड़े हर पहलू की अब जांच तेज हो गई है। इस बीच विकास दुबे मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने उत्तर प्रदेश की सभी अथॉरिटीज को पत्र लिखकर विकास दुबे के दोस्तों, रिश्तेदारों और परिजनों के नाम पर संपत्ति की जानकारी मांगी। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तीनों अथॉरिटी से भी जांच के लिए कहा गया है, जिसके बाद प्राधिकरण संपत्ति से जुड़ी फाइलों को खंगालने में जुट गया है। साथ ही इस पत्र में यह भी लिखा गया है कि विकास दुबे के किसी नजदीकी के पास ठेका है तो उसकी भी जानकारी दी जाए। दरअसल अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी की अध्यक्षता में गठित एसआईटी को 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इधर गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी रिटायर्ड जस्टिस वीएस चौहान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन कर दिया है। आयोग को 2 माह में जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करनी है। साथ ही आयोग इस बात की भी जांच करेगा कि 64 केस पेंडिंग होने के बाद भी अपराधी विकास दुबे पैरोल पर जेल से बाहर कैसे आ गया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से यह भी कहा है कि वो ये सुनिश्चित करे कि इस तरह की कोई भी घटना भविष्य में ना हो। वहीं गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी रीचा दुबे ने मीडिया के सामने आकर अपने पति के साथ संबंधों और उससे जुड़े तमाम पहलुओं पर खुलकर बात की। और जो जैसा मतलब न्याय मेरे लिए करेगी मैं उसके साथ हूँ। बस मुझको सरकार से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि इस कृत्य में मैं और मेरे बच्चे नहीं थे, इसलिए हम लोगों को क्षमा किया जाए। मैं हर उस इंसान से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि जिस मेरे पति के कारण जिसका घर बर्बाद हुआ, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे मेरे गांव वाले हों, किसी भी हों, सबसे मेरी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि हम लोगों को माफ़ किया जाए। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर से लेकर उससे जुड़े हर पहलू की जांच जारी है।
ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस जांच में क्या सच निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर कानपुर बर्रा कांड पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस, बसपा और सपा ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाए हैं। वहीं सरकार ने इस मामले में लापरवाही बरतने को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इन दिनों अपराध के मामले में कानपुर सुर्खियों के साथ विवादों में भी है। अभी गैंगस्टर विकास दुबे का मामला शांत भी नहीं हुआ कि बर्रा अपहरण और हत्याकांड को लेकर सियासत गर्मा गई। एक तरफ योगी सरकार ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए एएसपी समेत 10 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। घर हो, सड़क हो, ऑफिस हो, कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। पुलिस ने किडनैपर्स को पैसे भी दिलवाए और संजीत यादव की हत्या भी कर दी गई। एक नया गुंडा राज आया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। जिस तरह संजीत यादव का अपहरण होना, पुलिस के द्वारा फिरौती दिलवाना, बाद में उनकी हत्या होना, जंगल राज नहीं तो और क्या है। पूरे प्रदेश में अपराधियों का हौसला बढ़ा हुआ है। अगर बात ट्विटर वॉर की हो तो फिर मायावती कहां पिछड़ने वाली। उन्होंने लिखा कि यूपी में जारी जंगल राज के दौरान एक और घटना में कानपुर में अपहरणकर्ताओं द्वारा संजीत यादव की हत्या करके शव को नदी में फेंक दिया गया, जो अति दुखद व निंदनीय है। प्रदेश सरकार खासकर अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के मामले में तुरंत हरकत में आए। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा, जबकि उनके नेता संजीत यादव के घर जाकर पीड़ित परिवार से मिला। छोटी मछली पे कार्रवाई और बड़ों को छोड़ने की कार्रवाई नहीं चलेगी। हम लोग बड़े पे कार्रवाई कराने जाने तक आंदोलन जारी रखेंगे। बहरहाल इन दिनों अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस जहां ऑपरेशन क्लीन के तहत अपराधियों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कानपुर में एक के बाद एक होती अपराध की घटनाओं ने सियासत को सरकार के खिलाफ नॉन स्टॉप सियासी एनकाउंटर का मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एनएचआरसी का मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस, ये बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे, कहीं मत जाएगा।